नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। क्या राजस्थान की राजनीति अब 2023 के विधानसभा चुनाव के इंतजार में है? क्योंकि दिल्ली से लौटने के बाद जहां सीएम गहलोत विकास कार्यों पर फोकस कर रहे हैं, पिछले एक सप्ताह में प्रदेश को कई सौगात दे चुके हैं। इन्वेस्टमेंट समिट कर प्रदेश को निवेश का हब बनाने की कवायद में जुटे हैं, तो बीजेपी इस पूरी कवायद को खोखला बता रही है और तंज कस रही है। वहीं कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान के खत्म होने के बाद सचिन पायलट कल से चुनावी दौरे पर निकलने वाले हैं और शंखनाद कर रहे हैं झालरापाटन से, यानी वसुंधरा राजे के इलाके से। तो खुद राजे भी अपनी आस्था पॉलिटिक्स में लगी हुई हैं। राजे बीकानेर के दौरे पर है, जहां उन्होंने करणी माता से जीत का आशीर्वाद लिया है। तो 2023 के लिए जीत के लिए जोर आजमाइश का दौर शुरू हो चुका है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। दिल्ली से लौटकर चुनावी तैयारी में जुटे सीएम। बीजेपी के लिए महंगा पड़ेगा, वरना उनकी बोलने में कोई दम नहीं है। ये उनके उल्टा पड़ेगा। जितना विरोध करेंगे और नौजवान कहेगा मुझे जो सुविधा मिल रही है, रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, उनको आप बीच में क्यों संकट पैदा कर रहे हैं? प्रदेश को निवेश हब बनाने की सीएम की कवायद। इवेंट के दौरान एमओयू साइन होते हैं, इवेंट के बाद भी होने लग जाते हैं। खाली आगे बताने के लिए, जैसा पिछली सरकार में हुआ था, हम लोगों ने बाकायदा पहले लगभग 11 लाख करोड़ के हमने एमओयू एलओआई जारी कर दी या एग्रीमेंट कर ली। निवेश पर सीएम के दावे पर बीजेपी का पलटवार। मोदी जी पर और केंद्र की सरकार पर कभी उनको डबल ए वेरिएंट कहते हैं, लेकिन राजस्थान का दृश्य बिल्कुल विपरीत है। वही अशोक गहलोत जी अडानी के लिए रेड कारपेट बिछाते हैं, क्योंकि अडानी राजस्थान में निवेश लेकर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के आलाकमान और प्रदेश के बीच कथनी और करनी के फर्क ने राजस्थान की जनता को ठगा है, राजस्थान के लोगों के साथ वादा खिलाफी की है। एक्शन में पायलट, सोमवार से चुनावी दौरों का आगाज। राज्य के गढ़ झालरापाटन से पायलट का शंखनाद। बीकानेर में वसुंधरा राजे की आस्था पॉलिटिक्स। करणी माता के दर्शन के बहाने लोगों से मुलाकात। पायलट समर्थक राजेंद्र गुढ़ा का फिर सीएम वाला दाव। ये आदमी राजस्थान के मुख्यमंत्री काबिल है और इसकी जो काबिल है, जो योग्य है, उसको कोई रोक नहीं सकता। 2023 की जोर आजमाइश। तो 2023 के लिए जोर आजमाइश का दौर शुरू हो चुका है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपसे मिलवा देती हूं मिथिलेश जैमिनी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र श्रीमाली जो कि बीजेपी नेता है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसके साथ ही राजेंद्र मेघवाल, कांग्रेस नेता, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। और सबसे पहले मिथिलेश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हुए, 2023 के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सभी पार्टियां लग चुकी है अपने अपने तरीके से इस कोशिश में कि 2023 में जीत दर्ज कर सके। लेकिन जो सियासी घटनाक्रम देखने को मिला, मिथिलेश जी, क्या लगता है अभी फिलहाल कौन सी पार्टी मजबूत है और कौन सी इस सियासी घटनाक्रम के बाद कमजोर हो चुकी है? देखिए प्रियंका जी, सचिन पायलट पिछले चुनाव का आगाज भी उन्होंने झालरापाटन और झालावाड़ से ही किया था अपना चुनाव प्रचार का। तो एक बार फिर वो 2023 को उसी माटी से शुरू करने जा रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सचिन पायलट कल कोटा पहुंचेंगे जब
जब वो सिद्धू मूसेवाला की डेथ पर गंगानगर गए थे, गंगानगर होकर जो भीड़ उमड़ी थी कि रेलवे स्टेशन जाम हो गए थे, कुछ ऐसा ही नजारा दिखेगा या नहीं दिखेगा? क्योंकि कल का दिन अहम इसलिए है कि शांति धारीवाल जी के गढ़ में जा रहे हैं और शांति धारीवाल जी ने उनके रास्ते में एक रोड़ा अटकाने का काम किया था। अब कोटा में क्या होता है कल, वो एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगा। दूसरी तरफ जो आप वसुंधरा राजे जी की बात कर रहे हैं, वसुंधरा राजे जी बीकानेर में उस व्यक्ति के जरिए खड़ा होने की कोशिश कर रही है, देवी सिंह भाटी, जिन्होंने कभी एक ईमानदार अफसर पीके देव उनकी सरेआम पिटाई की थी। उसके बाद उनका राजनीतिक जो यात्रा का सफर थोड़ा विराम सा लग गया। उन्होंने जूनागढ़ में जनसंवाद कार्यक्रम की घोषणा की थी, मेरे को लगता है दिल्ली आला कमान ने उनसे मना कर दिया और वो कार्यक्रम रद्द हो गया। और वो बीकानेर में उस व्यक्ति को चुनौती देने जा रही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे साफा लगा के खड़ा रहता है, वो है अर्जुन मेघवाल। तो ऐसे में मुझे लगता है वसुंधरा जी ने रॉन्ग नंबर डायल कर लिया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के सबसे चहेते कोई चेहरा है तो वो अर्जुन मेघवाल है। और वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत जी की राजनीति में थोड़ा डिफरेंस है। वसुंधरा राजे जी 2023 में अपना जोर अजमाइश के दम पर आना चाहती है, वहीं अशोक गहलोत को हमने देखा है पिछले चाहे तीनों बार जब भी वो सीएम बने, वो बैकडोर पे खेलना पसंद करते हैं, वो कभी भी फ्रंट फुट पे खेलना पसंद नहीं करते हैं। और वो अपने उनके ऊपर जो उनके दिल्ली के रिश्ते, तिकड़म के वाले रिश्ते हैं, उन पर उनको पूरा यकीन है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, और वो होते हैं कामयाब, तीनों बार वैसे ही कामयाब हुए हैं। तो ये जो कल से 2023 का है, अब इसमें सबसे अहम चेहरा है वो है सचिन पायलट। जैसे एक जोधपुर के पत्रकार ने ट्वीट किया और उसके बाद जो 73% लोगों का जो राय आई है, ट्वीट पे एक पोल आया है, वो सब चीजें बता रही है कि 2023 में जो मुख्य लड़ाई है वो सचिन पायलट के धैर्य बनाम भाजपा होने जा रही है। इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और जो ये जो अंदरूनी सियासत जो चल रही है कांग्रेस की, उस पर विराम लग गया नहीं लग गया है, ये तो इनका जो ताला कमान है या आला कमान है, जिसका पता नहीं भगवान क्या है, वो तय करेगा। क्योंकि उनका कोई खुद का रुख तय नहीं है। कभी बोलते हैं कि हमें इनसे नफरत है, माननीय निवेशक जो मोदी आए हैं, और उनके इधर कहते हैं उनके प्रशंसा। आज राहुल गांधी जी ने कह दिया कि वो अगर वाकई ईमानदारी से निवेश करते हैं तो सही है, लेकिन पब्लिक परसेप्शन है वो बड़ा टफ हो गया है, क्योंकि एक नफरत की राजनीति कांग्रेस के अंदर शुरू हो गई है। जो प्यार, मोहब्बत, अखलाक, जो गांधीवादी दर्शन की बात करते थे, वो नफरत की राह पर चले गए। और कुल मिला के लोग कह रहे हैं कि आर्थिक संसाधन एकत्र करने के 8-10 महीने की कवायद चल रही है, कौन आर्थिक शक्ति अर्जित करे और 2023 में कौन फिर सीएम बने, ये एक बड़ा चेहरा चल चुका है। राजेंद्र जी से मैं इसका जवाब लेती हूँ। राजेंद्र जी, अशोक गहलोत निकल पड़े हैं 2023 का व्यू लेकर कि 2023 में जीत दर्ज करने के लिए किस तरीके से काम करना है, कि कई काम भी कर रहे हैं। एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया और इसके साथ ही कई काम कर रहे हैं। लेकिन राजेंद्र जी, क्या वाकई आपको लगता है कि कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल है फिलहाल? देखिए प्रियंका जी, जहां तक कांग्रेस की बात है तो राजस्थान सरकार बेहतरीन काम कर रही है, और जो भी चुनाव में घोषणा पत्र के अंदर जो हमने वादे किए थे उसमें से करीबन 80 से 85% वादे पूरे हो चुके हैं, और अभी 1.25 साल का वक्त बाकी है। और जो इन्वेस्ट राजस्थान का जो समिट हुआ है उसके अंदर करीबन ये राजस्थान के इतिहास में पहली दफा हुआ है कि 11 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए, उनमें से 40% प्रस्ताव धरातल पर आ चुके हैं, और उससे भी अधिक और उस पर काम चल रहा है। और फिर मैं आपको बता दूं, चाहे ग्रीन एनर्जी की बात हो, चाहे माइनिंग सेक्टर की बात हो, चाहे टूरिज्म की बात हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, मेडिकल इक्विपमेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, तमाम तरीके के प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। एनआरआई आके यहां पे निवेश करना चाहते हैं। राजस्थान में बहुत ही बेहतरीन माहौल है। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, मेहता, गोयनका, तमाम लेकिन बीजेपी कह रही है पहले कांग्रेस अपनी सरकार को तो स्थिर कर ले, सरकार ही अस्थिर है तो इन्वेस्टर्स कैसे आएंगे, भरोसा कैसे जीतेंगे आप इन्वेस्टर्स का? और कह रही है कि कथनी और करनी में अंतर है कांग्रेस के। प्रियंका जी, आपने अगर निवेशकों के शब्द सुने होंगे तो मेरे ख्याल से यह सवाल वहीं खत्म हो जाता है। निवेशकों ने कहा था कि ये जो प्रक्रिया है चलती रहती है, और इसके अंदर वही पुराने जो मतलब निवेशक प्रस्ताव थे वो भी अब धरातल पर धीरे धीरे चल रहे हैं। पहले प्रस्ताव 10% से 15% आते थे, चाहे आप वाइब्रेंट गुजरात का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे आप रिसर्जेंस राजस्थान का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे कर्नाटका की बात कर लीजिए। राजस्थान की हमारी जो उद्योग मंत्री है माननीय शकुंतला रावत जी, उन्होंने सभी महानगरों के अंदर रोड शो किए, दुबई में जाके रोड शो किया, और उनको कहा, निवेशकों को आमंत्रित किया कि आप आइए, राजस्थान सरकार आपको बेहतरीन सुविधाएं देगी। तमाम तरीके की जो सुविधाएं दी गई उसके बाद में फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी 2 दिनों से जिस तरीके से
मौसम खराब हुआ है और हमारे अधिकतर जो जिले हैं उनके अंदर मौसमी आपदा, जिस तरीके से बारिश पड़ी है। आज राजस्थान के 25 सांसद और मतलब 2014 में भी 25 सांसद थे और 2019 में भी 25 सांसद है। 6 मंत्री हैं राजस्थान से, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, अर्जुन राम जी, कैलाश मीणा जी, अश्विनी वैष्णव जी, भूपेंद्र यादव जी। ये राजस्थान को क्या इमदाद दिलवा रहे हैं? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। आप अपने चैनल के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाइए कि राजस्थान के अंदर पिछले 8 सालों में उन्होंने कोई उल्लेखनीय काम किया हो तो वो बता दें। राजस्थान के अंदर ईआरसीपी का बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके अंदर भाजपा उलट यू टर्न मार रही है। तो आज मुद्दा देखिए, बात डेवलपमेंट पे होनी चाहिए। डेवलपमेंट के ऊपर हमने डेवलपमेंट के ऊपर इतने काम किए हैं कि आने वाले समय में इतिहास में ये तमाम चीजें दर्ज हो चुकी है कि राजस्थान का युवा रोजगार मांग रहा है। राजस्थान का युवा जिस तरीके से निवेश को देखकर उत्सुक है और वही भाजपा के लोग जो निवेश प्रस्तावों को लेकर अनर्गल आपको लग रहा है कि अब कांग्रेस स्थिर हो चुकी है राजस्थान में? आपसे पूछे, कांग्रेस स्थिर हो चुकी है। मैं सबसे पहले तो एक बात ये कह देना चाहता हूं कि जो ये निवेशकों की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ना तो राजनीतिक निवेशकों को 2 चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है जो अपना निवेश करने के लिए चाहिए, और दोनों स्थितियां जो है राजस्थान से गायब है। पहली स्थिति है कि राजस्थान के अंदर स्थायित्व वाली सरकार निवेशकों को लगना चाहिए कि हर 6-6 महीने के अंदर ये माहौल राजस्थान में बन रहा है कि मुख्यमंत्री चेंज हो रहा है, जिस प्रकार का माहौल, नंबर 1। नंबर दूसरा है कानून व्यवस्था की स्थिति। दोनों स्थितियों के अंदर दोनों मोर्चों के ऊपर कांग्रेस सरकार बिल्कुल जीरो हो गई है। आए दिन राजस्थान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कानून व्यवस्था के मामले के अंदर राजस्थान नंबर 1 है अपराध की श्रेणी के अंदर, महिला अत्याचार के ऊपर नंबर 1 के ऊपर है। तो जिस प्रकार का अस्थिरता का वातावरण पूरे राजस्थान के अंदर बना हुआ है, उसके कारण से निवेश भग रहा है। और ये सबसे बड़ी बात तो इनका खुद का देखिए, जब यही निवेशक केंद्र सरकार में भारत के अंदर, देश के अंदर जब निवेश करते हैं तो ये चोर हो जाते हैं, और जब राजस्थान में जब निवेश करते हैं वैसे ही निवेश राजस्थान में करते हैं तो ये बहुत अच्छे हो जाते हैं, उनके लिए लाल कारपेट हो जाता है। ये जो दोहरापन कांग्रेस का जो चल रहा है, यह कांग्रेस का दोहरापन यहां पर नहीं दिख रहा। यह इस बात को इंगित कर रहा है कि केंद्र जो आला कमान है कांग्रेस का, उसको अशोक गहलोत पूरी चुनौती दे रहे हैं। पूरे चुनौती के रूप के अंदर अपने आप को यहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर बनाए रखने के तौर पर ये जो निवेश वाला जो कार्यक्रम किया है, केवल मात्र इसका यह ढोंग और प्रपंच का यह कार्य है। मैं पूछना चाहता हूं मेरे राजेंद्र दोस्त से कि आप ये बताइए कि पिछली बार जब निवेश का कहता कितने प्रतिशत या कितने लाख करोड़ रुपए का निवेश कर दिया? चले बताइए, मैं अभी का भी डिबेट छोड़ दूंगा, प्रणाम कर लूंगा इनको, कि कितने लाख करोड़ रुपए का इन्होंने निवेश कर दिया जो धरातल पे आज लागू हो गया। आप कहां झूठ बोल रहे हैं? राजस्थान की जनता को झूठ पे बोल करके आपने 65 साल राजस्थान में और हिंदुस्तान में आपने धोखा दिया है। राजस्थान की जनता इस बात को जान चुकी है। पूरे प्रदेश के अंदर आम लोगों का जीना जिस प्रकार से मुश्किल हो गया। और ये बेरोजगारों की बात कर रहे थे, अरे यहाँ के बेरोजगार तो यहाँ इनके पीछे दांडी यात्रा निकाल रहे हैं। जहां जहां केंद्र आला कमान जा रहा है वहां पीछे घूम रहे हैं कि यहाँ पर इनका जो कार्यालय है इसके बाहर इन्होंने। ठीक है राजेंद्र जी, आपसे पहले इसका जवाब मैं ले लेती हूँ। वो कह रहे हैं कि निवेशकों को लेकर दोहरा चरित्र है कांग्रेस में, कहीं और निवेश करे तो घोटालेबाज है, आपके यहाँ करे तो रेड कारपेट बिछाया जाता है। देखिए प्रियंका जी, जितेंद्र जी बोले, बहुत वरिष्ठ हैं और मैं बड़े आदर के साथ ये बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इनके हिसाब से तो कानून व्यवस्था बेहतर है ना, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर निवेशक क्यों नहीं? नहीं गलत नहीं, बीच में मत बोलिए। राजस्थान बनर्जी का माहौल खराब था, वहां से आप यार, यही तो प्रॉब्लम है ना, ये सुनना नहीं चाहते ना। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई निवेश नहीं है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बेकार। देखिए आप अगर भी आप जब बोले थे, मैं नहीं बोला, आप सुनने की हिम्मत रखिए ना, आप सुनने की हिम्मत रखिए, 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 आप सुनने ही नहीं चाहते। आपको पता है आपकी जितेंद्र जी जवाब ले लीजिए, पहले सवाल उठाए आपने, उसका जवाब ले लेते हैं। झूठ बोल रहे हैं आप, कैमरे के सामने झूठ बोलते हैं, जनता देख रही है आपको। देखिए प्रियंका जी, ये उम्र में बड़े हैं, मैं इनकी आदर करता हूँ, लेकिन अगर ये बीच में बोल रहे हैं तो ये अपनी ये इनकी हताशा झलक रही है, ये इनकी हताशा झलक रही है। सरकार पूरी तरीके से फेल है। मैं अरे इनको चुप कराएंगे तब बोलूंगा ना, आप इनको चुप कराइए पहले। आप जितेंद्र जी, आपने जो सवाल उठा उसका जवाब तो ले लीजिए। ये हताश है, ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, इनके पास में बताने के लिए कुछ है नहीं, ये हमारे ऊपर कर रहे हैं।
सवाल पूछे हैं कि इन्वेस्टमेंट कितने धरातल पर है, उसका जवाब तो ले लीजिए आप। राजस्थान के लिए अपनी एक उपलब्धि गिना दो। नहीं कर पा रहा है आप राजस्थान के लिए एक उपलब्धि गिनवा दो, अपनी आप अपनी उपलब्धि गिनवा दो। भ्रष्टाचार के अंदर सरकार हटाई थी हमने 2012 अभियान है ये। काम भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत तोड़ो अभियान है। देखिए प्रियंका जी, ये पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और ये सुनना नहीं चाहते, ये सुनना नहीं चाहते। आप बताइए, आपके राहुल गांधी ने वादा किया था ना 10 दिन में कर्जे माफ करूंगा। आप बताइए राशन का कर्जा क्यों नहीं माफ हुआ? अरे बताइए भाई, पढ़ते नहीं हो क्या? आप पढ़े लिखे आदमी हो, ऐसी बातें कर रहे हो? आप पढ़ते नहीं हो? आप कृषि वेबसाइट पे जाके देख लीजिए ना। बताइए और कितने रुपए, करोड़ रुपए का बाकी है? कितने करोड़ लोगों को राजस्थान अरे कॉर्पोरेट का 10 लाख करोड़ से अधिक का आप बताइए ना, जनता ठीक को है बताइए, जनता जितेंद्र जानना जी, चाह रही है। जो सवाल उठाए उसका जवाब ले लेते हैं आप। राजेंद्र जी बोलिए। प्रियंका जी, मैं तो इनको बड़ा ही गंभीर आदमी समझता था, लेकिन इनके पास में बोलने के लिए कुछ है चलिए नहीं। ठीक है, अब आप अपना जवाब दीजिए, समय की कमी हमारे एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, मैं तो एक मिनट सुन लीजिए। अरे मैं तो आप तो पढ़ने के बावजूद राहुल गांधी से पूछे ना। अरे यार, किस प्रकार की बात समस्या कर रहे हैं? यही है ना कि आप अशोक सुनना नहीं गहलोत चाहते। क्यों नहीं वो अपने आप को स्थिर कर पा रहे हैं? अरे आप सुनने की हिम्मत रखिए ना, मैं तो आपको एक एक आंकड़ा दूंगा। आप वो बताइए, आंकड़े देने को तैयार है जितेंद्र जी, जवाब तो ले लीजिए आप। कर्जे माफ किए, ये बताइए आप। जितेंद्र जी, आप बताइए ना कितने करोड़ रुपए का? जितेंद्र चार। अब जब अंतिम समय आ गया, देखिए अंतिम समय जब आ गया, समय चुनाव का नहीं समय आ हमारे गया, पास, ऐसे थोड़ी तब ये चर्चा सारे होगी। इनका सारे जब सवाल उठाए तो जवाब ले लीजिए ना। इनके पास नहीं, सवाल उठाते हैं फिर हल्ला करने लग जाते हैं, सुनना नहीं आप चाहते। बताइए ना, आप मूल बात मैं इनको बताइए। बता रहा हूं, आप मूल बात बताइए। देखिए राजस्थान के जितने 11 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव अगर इंडिया में किसी प्रदेश में आए हो तो बताइए, अरे भाई साहब, ये बताइए, धरती बताइए, पे कब बताइए ना, जब आपकी सरकार बताइए ना, नहीं रहेगी। बताइए ना, जब भौतिक बताइए। रूप से 11 लाख करोड़ एक के साल लगता है राजस्थान इनको। सरकार में आप आए बताइए, हैं बेहतरीन व्यवस्था के धरती पे उतरेंगे तहत। तब आपकी सरकार नहीं रहेगी। 10 लाख जब करोड़ निवेश करिए, अधिक जब भौतिक कॉर्पोरेट्स का रूप से बट्टे खाते कर दिया आपने- और किसानों का आपने 1 छह रुपया आठ कर्ज महीने माफ पहले- नहीं किया। सर, आप चुनाव किसानों के के 6 आठ महीने ऊपर पहले आप लेके 750 आए किसानों की शहादत हो गई आपके राज में। 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष का धोखा तो प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं। करने के लिए आप ये ढोंग कर रहे हो। प्रधानमंत्री एक छोटा सा क्लोजिंग कमेंट। केवल और ठीक है, हो गया, आप लोगों ने ऐसे ही चर्चा। ठीक, और इसके अलावा कोई तंत्र नहीं है। मिथिलेश जी, अरे एक इनके छोटा सा पास में क्लोजिंग कुछ कमेंट। तथ्य है ही नहीं। 2 बीजेपी करोड़ और रोजगार कांग्रेस अपने प्रतिवर्ष अपने में देने लगी थे। हुई है, लड़ाई कैसे हो रही है आप देख ही रहे हैं। इसका फायदा कहीं तीसरा पार्टी न उठा ले जाए। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुए? 2 करोड़ रोजगार कहाँ है किसानों की? ठीक है, हो गया, आप लोगों ने अपना जवाब दे दिया। अब मिथिलेश जामनी जी से सवाल है मेरा। रखा हुआ है आपने, गृह राज्य मंत्री को हटाया क्यों नहीं आपने? ठीक है, हो गया, आप बोलिए मैम। समय की मैं कमी है सवाल हमारे सुनना चाहता पास। हूं। मिथिलेश जी, कहीं सवाल- ऐसा ना हो सवाल रिपीट कि कीजिए। इन दोनों पार्टियों की लड़ाई में किसी तीसरे का फायदा हो जाए। देखिए प्रियंका जी, पिछले दिनों बीकानेर में आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने रात को 3-3 बजे मीटिंगें की है और कल भी मीटिंग की है और वहां जो भीड़ उमड़ रही है उससे मुझे लगता है कि राजस्थान में इस बार तीसरे विकल्प के लिए बहुत मजबूत स्थान खुल रहा है। बिल्कुल। जिस तरीके का भाजपा में भी 8-10 मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, कांग्रेस में जो सरफुटल चल रहा है वो सबको पता है। ऐसे में कोई मजबूत तीसरा विकल्प आता है तो राजस्थान में 2023 के जो सियासत है वो बहुत ठीक है, चलिए, रोमांचकारी फिलहाल होने वाली समय की है। कमी है हमारे पास। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जामनी जी आपका, जितेंद्र श्रीमाली जी और राजेंद्र मेघवाल जी, आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे साथ चर्चा में बातचीत करने के लिए। तो 2023 के लिए जोर आजमाइश का दौर शुरू हो चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन जीत का स्वाद चखता है और किसे हार का सामना करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार।